तो आज चर्चा करते हैं स्वर्णिम भारत जो प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो चलिए देखते हैं स्वर्णिम भारत। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्राचीन काल से ही गौरवशाली रहा। क्या रहा था? गौरवशाली। क्या रहा? हमारा इतिहास है वो प्राचीन काल से ही गौरवशाली रहा। भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना तथा सभी के कल्याण और स्वास्थ्य की कामना करना हमारा आदर्श था। हमारा आदर्श क्या था? संपूर्ण विश्व को परिवार मानना और सभी के कल्याण और स्वास्थ्य की कामना करना, ये हमारा प्रमुख आदर्श था। उत्खनन एवं पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप किससे दिखाई देता है? उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष है उनसे। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुँचे और वहाँ अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया था। विदेशों में जाकर उन्होंने राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। किन किन देशों में वो गए? वो ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान और कोरिया आदि देशों में जाकर अपना राजनीतिक साम्राज्य स्थापित किया था। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह और नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख मिलता है। भारतीय दर्शन विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्धशास्त्र, नीतिशास्त्र, संगीत और वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया गया था। विश्व में भारतीय साहित्य का जो प्रसार किया गया था, तो किन किन विषयों में क्या किया? तो दर्शन विज्ञान है, ज्योतिष है, स्थापत्य है, युद्धशास्त्र है, नीतिशास्त्र है, संगीत और वैदिक जो ग्रंथ है, इनका प्रसार विदेशों में किया गया था। भारत की प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा था। वेदों को विश्व ज्ञान का कोष के रूप में भी जाना जाता है। तो वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इन अथर्ववेद सहित चारों वेदों में विश्व का पूरा ज्ञान समाया हुआ है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता थी। हमारा महाजनपद काल है वो गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्था का जो आदर्श रहा है। उत्तर वैदिक काल में हमें जनपदों का जो अस्तित्व है दिखाई देता है। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजाति व्यवस्थाओं को जर्जर बना दिया था तथा छोटे छोटे जनों का स्थान है वो जनपदों ने ग्रहण कर लिया और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो महाजनपद काल था। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी, जिनको महाजनपदों की संज्ञा के नाम से पुकारा जाता है, दी गई है। तो ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से दूसरी शताब्दी पूर्व तक का जो काल है वो जनपद युग कहलाता है। तो जनपद युग पर चर्चा करते हैं। तो ईसा पूर्व जो 7वीं शताब्दी है वहाँ से लेकर दूसरी शताब्दी पूर्व तक का जो काल है वो जनपद युग के या काल के नाम से पुकारा जाता है। अब आगे देखिए 16 जनपदों की जानकारी के शोध। भारत में प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। तो इनकी जानकारी हमें जिन साहित्यों से मिलती है, तो पहला देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। इसके अनुसार यह कहा जाता है कि बुद्ध के समय 16 बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, वे अस्तित्व में थे। और दूसरा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी पता चलता है कि 16 जनपदों की सूची जैन धर्म में मिलती है और जनपद में प्राय 2 प्रकार की राजनयिक व्यवस्था में थे, पहला राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। तो राजतंत्र में इनका अध्यक्ष है वो राजा होता था और गणतंत्र में गण अथवा संघ द्वारा ये शासित होता था। और इनके जो उदाहरण है वजी और मल गणराज्य है वो इस जनपदीय जो राजनयिक व्यवस्था है उसके उदाहरण मिलते हैं। अब आता है बुद्ध काल में गणराज्य। तो देखिए महात्मा बुद्ध के समय जो गणराज्य थे तो उनमें सबसे पहला आता है शाक्य गणराज्य। कौन सा?
शाक्य। तो इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी और गौतम बुद्ध का जन्म इसी गंडाजी में हुआ था। किस गंडाजी में? शाक्य में। वर्तमान में यह स्थल नेपाल में तिलोरा कोट के रूप में प्रसिद्ध है। कहाँ पर है ये वर्तमान में? नेपाल में। कहाँ पर? तिलोरा कोट। दूसरा आता है सुमसुमार पर्वत के भाग। वर्तमान में यह स्थल मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार स्थल है। तीसरा अलकप के बुली। तो यह गंडाजी आधुनिक बिहार के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फर जिलों के बीच स्थित है। किन किन जिलों के बीच? शाहाबाद, आरा और मुजफ्फर जिलों के बीच में। कौन सा? अलकप के बुल्ली। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके अवशेषों का एक भाग प्राप्त किया और उस पर स्तूप का निर्माण भी करवाया था। चौथा केशपुत के कलाम। यह गंडाजी कौशल के पश्चिम में स्थित था और इस गंडाजी के आलार कलाम नामक आचार्य से जो महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था। तो किसे किया था? आलार कलाम नामक जो आचार्य है उससे महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश ग्रहण किया था। पांचवा रामग्राम के कोलीय। तो रामग्राम कोलियों की राजधानी थी जिसकी वर्तमान में पहचान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। कोलीय गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लोग? कोलीय गण के। किसके लिए? पुलिस शक्ति के लिए। फिर आता है कुशीनारा के मल। यह स्थल देवरिया जिले में स्थित है और वर्तमान में कसाया स्थल है। फिर पावा के मल। पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरोना नामक स्थान है। फिर पीपली वन के मोरिये। पीपली वन का समीकरण है गोरखपुर जिले में कुसुमही के पास स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। ये शाक्यों की एक शाखा भी थी। कौन सा? पीपली वन। फिर वैशाली के लिच्छवी। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा व शक्तिशाली गंडाजी था और इनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फर जिले के बसाड नामक स्थान में स्थित थी। अगला मिथिला के विदेह जो वर्तमान में जनकपुर है। यह बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिलों के भूभाग में विदेह गंडाजी स्थित था और यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे। राजा जनक जो भगवान श्री राम के ससुर। और बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। कौन? मिथिला क्या था? व्यापारिक नगर। गणराज्यों का शासन जनतंत्रात्मक ढंग से चलाया जाता था। इसमें संथागार होता था। क्या होता था? संथागार, जिसको वर्तमान में संसद कहा जाता है। तो यहाँ इनके जो सदस्य हैं बैठकर नीति निर्धारण संबंधी कार्य वो करते थे और प्रत्येक सदस्य की बैठक व्यवस्था के लिए आसन प्रणानक नामक अधिकारी होता था। ये आसन प्रणानक क्या करता था? बैठक व्यवस्था का अधिकारी होता था। प्रत्येक सदस्य बैठने की व्यवस्था है वो आसन प्रणानक नामक अधिकारी वो करता था। और मतदान प्रणाली प्रचलित थी, वो गुप्त मतदान प्रणाली थी और मतदान अधिकारी को सालाखा ग्राहक के नाम से पुकारा जाता था। सालाखा ग्राहक क्या था? मतदान का अधिकारी था, उसको सालाखा ग्राहक के नाम से पुकारा जाता था। और मत के लिए छंद का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? मत के लिए। किसका प्रयोग? छंद का प्रयोग किया जाता था। समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी जो नीति है वो गणराज्यों की स्वाधीनता का अंत करने के लिए उत्तरदायी रही है। किसकी नीति? समुद्रगुप्त की। अब महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो देखिए महाजनपद जो 16 महाजनपद थे उनमें पहला कनौज, इसकी राजधानी राजौरी। गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी थी। मत्स्य, विराटनगर जो अलवर का आधुनिक बैराट है और पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। अवंती, उज्जैन या महिष्मती। अस्मक, पाटेन। पांचाल, अहिर छत्रपुर या कांपिलिय। कौशल, अयोध्या। चेदी, शक्तिमती या सुक्तिमती। वत्स, कौशाम्बी जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। काशी, वाराणसी, वरुण और उसी नदियों के तट पर स्थित है। फिर मल, इसकी राजधानी पावा जहाँ पर महावीर स्वामी ने प्राण त्यागे थे और कुशीनगर जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने प्राण त्यागे थे। और 14 वजी, विदेह या मिथिला, जनक यहाँ का दार्शनिक राजा था और वजी 8 गणराज्यों का संघ भी था। और अंग, चंपा और मगध है गिरिवज्र या राजगृह। इसके बाद में आता है राजस्थान के प्रमुख जनपद। तो वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उद्देश्य
उदय होना मिलता है। क्या? राजस्थान में जनपदों का उदय हुआ था। और यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की जो मालव, शिवी और अर्जुनायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहाँ पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था। किस भाग में हुआ था? राजस्थान के पूर्वी भाग में। किस व्यवस्था का? जनपदीय व्यवस्था का। तो पहला देखिए, जांगल। वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर के जिले हैं वो महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाते थे। कौन से जिले? बीकानेर और जोधपुर जिले हैं वो महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाते थे। और कहीं कहीं पर इनका जो नाम है कुरु जांगला या मादरी जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी है वो अयर छतरपुर थी, जिसे इस समय नागौर के नाम से पुकारते हैं। किसको? नागौर को। पहले क्या थी? अयर छतरपुर। और बीकानेर के राजा जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जांगलधर बादशाह लिखा होता है। तो बीकानेर के शासक स्वयं को किस नाम से पुकारते थे? जांगलधर बादशाह के नाम से। दूसरा आता है मत्स्य। वर्तमान जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद के नाम से पुकारा जाता है। ये जयपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद था और इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र है तक था। कहाँ से? चंबल की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के पास में जो जांगल है वहाँ तक इस मत्स्य जनपद का क्षेत्र फैला हुआ था। तो और आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग इसके अंतर्गत आते हैं। वर्तमान के जो अलवर और भरतपुर इसके भाग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में विराटनगर के नाम से जाना जाता है। और मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य और कालांतर में मगध राज्य का ये अंग बन गए थे। तीसरा, सूरसेन। यह जनपद आधुनिक ब्रज क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी मथुरा थी। और प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मथुरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ पर यदु वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भूभाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। किसके भाग? भरतपुर, धौलपुर और करौली के भाग है वो इसके अंतर्गत आते हैं। और वासुदेव के पुत्र है श्री कृष्ण, उनका संबंध भी इस जनपद से रहा था। अगला है शिवी। तो इस जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुसीन था। सुसीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। 10 राजाओं का युद्ध भी शिवी जनपद से संबंधित था। तो प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिण पंजाब की यह शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी और चित्तौड़ के पास नगरी इस जनपद की जो राजधानी है वो थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं और मंदसौर के पास 5 गुआलेख प्राप्त हुए, जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्वी तक होना माना जाता है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में ही थी और इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर विचार विमर्श व्यक्त कर सकते थे। इसे अनयु विरोध कहते थे। अनयु विरोध क्या है? तो संथागार के सदस्य है जो निर्धारित विषय है उन पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इस व्यवस्था को अनयु विरोध के नाम से जाना जाता था। जो विषय विवादास्ग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था और मतदान में बहुरंगी सलाहकाएँ काम में ली जाती थी। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी और राज्य के नीति से के जो आधारभूत नियम है का निर्धारण यहीं पर इस सभा में होता था। जिस प्रकार से हमारी संसद में हमारे जो सांसद बैठकर राज्य के नीति निर्धारण का कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्य के नीति के जो आधारभूत नियम है वो नियम इसी सभा में निर्धारित होते थे। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। जिस प्रकार से हमारे राज्यों में हमारी जो राज्य की विधानसभा है उसी प्रकार वो प्रांतीय संथागार भी हुआ करती थी उस काल में। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ और समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इन गणराज्यों के पतन के लिए उत्तरदायी थी। तो ये था आज की जो हमारी जो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था जो स्वर्णिम भारत था उसके बारे में। धन्यवाद।